cineinc.com। नमस्कार और आदाब। मेरा नाम अचला शर्मा है। मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई से लंदन आई मेरी मेहमान विधुरिता पटनायक। यूँ तो विधुरिता ने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ लगभग 20 साल तक काम किया और डेप्यूटी चीफ मैनेजर के पद पर रहते हुए नौकरी को अलविदा कहा। पर आज इस समय जिक्र उनकी नौकरी का नहीं बल्कि उस प्रयोग का है जिसमें उन्होंने उन 30 लेखकों के साथ मिलकर फेसबुक के जरिए इंटरनेट पर एक कहानी प्रोजेक्ट में काम किया, जो अपने आप में और डिजिटल दुनिया में एक बेहद दिलचस्प प्रयोग साबित हुआ। और इस प्रयोग ने उनके भीतर कहीं गहरे दबे हुए लेखक को मानो जगा दिया। तो विधुरिता, नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे शुरुआत हुई इस प्रोजेक्ट की? अचला, ये इत्तेफाक ही है, इसे मैं इत्तेफाक कहूँगी कि मेरी एक बहुत पुरानी बचपन के मित्र हैं जयंती रंगनाथन, जो इस वक्त एक सीनियर पत्रकार हैं दिल्ली में। उनका एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि विधु, क्या तुम मेरे लिए लिखना चाहोगे? इनफैक्ट ऑर्डर था कि तुम मेरे लिए लिखो। और फिर उन्हें बताया कि देखो, मैं एक प्रयोग की तरह से कर रही हूँ, ये हम जो है हर दिन एक एक लेखक को इससे जोड़ेंगे। कहानी की शुरुआत वो खुद करना चाह रही थी और उसके बाद उस कहानी को हम आगे बढ़ाना, हर एक लेखक को अपने तरीके से आगे बढ़ाना था। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं ज़रूर लिखूँगी इस पर। फिर इस तरह से उस वक्त हम लोग करीब शुरुआत में 6-7 लोग जुड़े और फिर हर दिन एक नया उनके माध्यम से जुड़ते चले गए और इस तरह से 30 लोग इकट्ठे हो गए। उस व्हाट्सएप का एक ग्रुप बन गया। प्रोजेक्ट का शीर्षक क्या था? इस प्रोजेक्ट के शीर्षक को उन्होंने दिया था नाम 30 शेड्स ऑफ बेला। 30 शेड्स ऑफ बेला। बेला की कहानी थी। कहानी की शुरुआत उन्होंने करी जयंती ने, और फिर मैं 8वें एपिसोड के साथ 8वें दिन इससे जुड़ी और मैंने जो अपनी एक कहानी लिखी थी उसको मैंने अपने तरीके से सोचा और उसको अपना मोड़ दिया, कुछ नए पात्र इसमें जोड़े। तो ऐसा करते करते 30 दिन की एक जर्नी थी जो मैंने देखा कि लोगों ने नए जगह पे उस पात्र को लेके चले गए और इसका अंत भी बहुत खूबसूरत था। और बेला अपनी जगह रही। बेला मुख्य पात्र थी। अच्छा विधुरिता, हिंदी में इस तरह का बहुत वर्ष पहले एक प्रयोग हुआ था। एक उपन्यास लिखा राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने, उसका नाम था 1 इंच मुस्कान। और मेरे ख्याल में उनके लिए आसान इसलिए था, पति पत्नी थे, एक दूसरे से रोज़ बात कर सकते थे किसी भी अध्याय को लिखने से पहले, कहानी को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए यूँ तो लोग बहुत कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, पर एक इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करना जिसमें कहानी का सूत्र आगे बढ़ाना है, पीछे के सूत्र को ध्यान में रखते हुए, तो ये कितना आसान था, कितना मुश्किल था? आसान और मुश्किल दोनों ही था, क्योंकि जब जयंती ने बताया कि हर दिन एक लेखक उसको लिखेगा और आपको जोड़ना है, मतलब ये कहीं लिंक नहीं टूटना चाहिए किसी के साथ, तो मेरे ख्याल से ये था कि मुझे, जब मैंने अपना लिखा तो मुझे पिछली सारे पात्रों को ध्यान में रखते हुए लिखना था। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात इसमें ये थी कि जयंती ने जिन लोगों को जोड़ा, ज़रूरी नहीं था कि वो सब लेखक थे, वो बहुत अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग थे जो ओवर द टाइम मैंने उनको डिस्कवर किया। कोई एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से था, तो कोई एकदम बिल्कुल इंजीनियरिंग वाले लाइन से आ रहा था, कहीं उनके अंदर वो लेखक बनने की चाह थी, जिस तरह की मेरे लिए भी था कि ये तो मेरे लिए एक पहला मौका था जहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों से बातें कर रही थी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। तो एक अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को उसने जोड़ा और उसके अंदर की जो एक लिखने की, हर इंसान के अंदर होता है कि हम थोड़ा कुछ लिखें, अपने को एक्सप्रेस करें, उसको जागृत किया और कहानियाँ बन के हर दिन निकल के आती थी और हम उस 2:30 बजे का इंतज़ार करते थे कि अब व्हाट्सएप पे, पहले तो वो व्हाट्सएप पे डालती थी कि ये आज की कहानी है, बेला की अगली जर्नी जिसे वो कहती थी। और फिर उन्होंने फेसबुक पे इसका एक पेज बनाया और उसको फिर वहाँ अपलोड करती थी। लोगों के बहुत अच्छे रिएक्शंस आने लगे और मन को बड़ी तसल्ली भी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। और इसके दौरान में 30 बहुत अलग अलग लोगों के साथ जुड़ गई। अच्छा, अलग अलग लोग, अलग अलग लिखने वाले, कहानी को अलग ढंग से आगे ले जाने वाले, पर उनकी शैली भी तो अलग होगी। बिल्कुल शैली अलग थी। कुछ तो बहुत सीनियर लिखने वाले भी थे, दिग्गज जिनको मैं कह सकती हूँ, और उनके बीच मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कहाँ से आ गई, जो कि मेरा बिल्कुल पहला अटेम्प्ट था। पर मेरी तरह से कुछ और लोग भी थे
जो नए लोग थे। हाँ, नए लोग थे जो पहली बार लिख रहे थे, किंतु एक इट वॉज अ वेरी फ्री, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल खुला छोड़ा था उन्होंने कि आप जैसा लिखना चाहती है लिखिए। कुल मिला के मैं ये कहती हूँ कि 30 दिन का जो एक अनुभव था, सब ने बहुत अच्छा लिखा, चाहे वो बहुत सीनियर राइटर हो या हम जैसे एकदम नए लिखने वाले हों। और कहानी बेला की इतनी खूबसूरत बन के उभर के आई। इस कहानी का अंत एक बहुत सीनियर राइटर ने किया, तो उन्होंने उसको अपना एक बहुत खूबसूरत सा उसको एक बड़ी हसीन वादियों पे ले गई और उसका अंत बहुत खूबसूरत तरीके से, एक बहुत मीनिंगफुल तरीके से किया। तो विधुलिता, आप इस कहानी से जुड़ी 8वें अध्याय में, आपने 8वां अध्याय लिखा। उस समय बेला कहाँ थी, क्या कर रही थी? जब मेरा समय आया लिखने का, तो मुझे लगा कि बेला को अब उसके जिस शहर पे रहती वहाँ से निकाल के मैं एक दूसरे शहर में ले जाऊँ। फिर सोचा कि कहाँ लेके जाऊँ। मैं खुद एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, भिलाई है उसका नाम, और इस वक्त बम्बई में रह रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे बम्बई ले जाया जाए, एक महानगरी में ले जाऊँ, फिर उसके बाद इसकी कहानी को आगे बढ़ाऊँ। उस कहानी का कुछ नमूना हाँ, कुछ मैं तो सुने, हम बिल्कुल, भी, हम उसका बिल्कुल। रसपान करें। हाँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने अपनी कहानी के एपिसोड को नाम दिया था जिंदगी और एक कप कॉफ़ी। जिंदगी और एक कप कॉफी। वाह! माँ, ओ माँ, 3 साल की रिया के नन्हे हाथों ने बेला को ट्रांस से निकाला। पैकर्स के खुले हुए सामानों से कमरा बिखरा पड़ा था। तबादले में एक और शहर जुड़ गया अब उसकी जिंदगी से। खिड़की से सामने समंदर को अपलक देख रही थी। समंदर की लहरें दादी के संगीत के उतार चढ़ाव सी क्रमबद्ध अपना सर पटक कर वापस लौट जाती। इस महानगरी में आना बेला को काफी आसान सा कर गया था। जुड़ नहीं पा रही थी इस शहर से। रिया ने वापस उसे हिलाया, माँ मुझे कलर्स दीजिए प्लीज। बेला पता नहीं कहाँ खोती जा रही थी। रिया को अपनी गुड़िया से खेलो कहकर पुचकारा और कहा, मुझे सामान समेटने दो, फिर हम कलर्स खोजेंगे। रिया को रंगों से खेलता देखती तो माँ याद आती, अपनी नानी का अंश जो ठहरी। एक लंबी सांस लेकर वापस कमरे को व्यवस्थित करने में लग गई। इस शहर को अपना बनाने की कोशिश में लगी बेला अपनी 21वीं मंजिल से कभी सामने फैले समंदर को समझने की कोशिश करती, तो कभी रात को मायावी से लगते बिलबोर्ड्स को देखती। सच दादी का छोटा सा शहर कितना याद आता है। तुम उस नुक्कड़ वाले सक्सेना जी की पोती हो ना, कितना अपनापन था लोगों में। खैर, अब तो इन्हीं ऊंचाइयों में अपने को समेटना होगा। दादी, सच तुम तो पागल हो जाती यहाँ आकर। लैंडलाइन की घंटी ने उसे अपनी सोच से बाहर निकाला। भाग कर फोन उठाया। दूसरी तरफ डांटती सी आवाज, अजीब लड़की हो। रागिनी की तेज आवाज ने जैसे उसे सपने से जगाया। 6 महीने हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, न कोई फोन न कुछ, तुम ठीक तो हो? वो तो आज समीर मिल गया अचानक बुक स्टोर में, तब जाना कि तुम सब अब इस शहर में आ गए हो। चलो अब मिलो मुझसे, कल ही कॉफी पर। समीर बनारस में मिली थी उससे। समीर को पापा के दोस्त ने उसकी मदद करने को कहा था। बेला की दोस्त समीना ऋषिकेश से अपने पति के साथ दिल्ली पहुंच गई थी पापा की खोज खबर लेने और साथ ही बेला के बारे में बताने, पर पापा घर पर ही नहीं मिले। बेला के गायब होने के बाद से वे बुरी तरह टूट गए थे। सालों पहले पत्नी का गायब होना, माँ का गुजर जाना और अब बेटी। अचानक ही वह एक सुबह घर से निकल गए, दूसरों की तरह जिंदगी का सच ढूंढने। उस वक्त उन्हें पता कहाँ था कि बनारस में उनकी बेटी बेला किन मुसीबतों से जूझ रही है। घर के पुराने नौकर दीनानाथ ने आखिरकार मौसी के घर जाने का फैसला किया। वही मौसी जिन्होंने सालों पहले बेला की माँ की जिंदगी में तूफान ला दिया था। इन सब में 10 दिन लग गए। शायद यही वजह थी कि बेला जब भी पापा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती, मोबाइल स्विच ऑफ आता और लैंडलाइन कोई नहीं उठाता। ऊपर से इंद्रपाल ने पापा के ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया था। जिस दिन समीना दिल्ली पहुंची, मौसी उसी दिन दीनानाथ के साथ घर लौटी थी। पापा के दोस्त से मौसी ने ही संपर्क किया और उन्होंने समीर से बेला की मदद करने की बात कही। समीर एक इंटरनेशनल मैगजीन का इन्वेस्टिगेटिव कॉरेस्पॉन्डेंट था और इस वक्त बनारस कवर कर रहा था। अघोरी बाबा शायद इसी मंजिल की बात कर रहे थे। उसकी मदद से बेला ने इंद्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। किस तरह बेला की हमशक्ल पद्मा से इंद्रपाल ने गोटी सेट की, ये बेला को पता नहीं चला। समीर ने पता लगने भी नहीं दिया। वैसे बेला पापा की बीमारी के बारे में सुन बेचैन हो उठी थी। समीर ने उसे वापस दिल्ली ट्रेन में बिठाया और कहा सीधी घर जाए। 3 महीने बाद बांसुरी के फ्यूजन कॉन्सर्ट में समीर से फिर से मुलाकात हो गई दिल्ली में। बनारस के अनुभव से हिली बेला ने सोचा
लगता है कृष्ण ने एक नया दोस्त भेज दिया। दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी में। समय से पहुंच गई थी बेला और रागिनी का इंतजार करने लगी। आसपास नजर घुमाई, लोग बस अपने ही धुन में थे। रागिनी की आवाज ने वापस उसे अपने सपनों से जगाया। यार कमाल करती हो, कितने सालों बाद मिले हैं हम। बाप रे रागिनी, कितना खुल के हंस लेती हो यार, कुछ भी तो नहीं बदला तुम में। रागिनी ने कहा, आगे क्या क्या होता है। चलो तुम मेरे लिए फ्रीलांस का काम करो, थोड़ी कॉपीराइटिंग का। क्यों भूल गई? ऐसे क्या देख रही हो भाई? तुम तो जिंदगी को बड़े अलग अंदाज से जी चुकी हो। भूल गई तुम्हारा बनारस का एक्सपीरियंस? उफ क्या था। चलो अब तुम मेरे लिए काम करोगी। रागिनी को भला कैसे इनकार करती। बनारस से वापस आकर बेला ने पढ़ाई शुरू की, डिज़ाइन से हटकर क्रिएटिव राइटिंग में। अब वह शब्दों से ज़िंदगी का चित्रण करना चाहती थी। तब उसी इंस्टीट्यूट की गेस्ट लेक्चरर थी यंग और दबंग रागिनी, जो अब इस महानगरी में एक बहुत सफल एडवर्टाइजिंग स्टूडियो की पार्टनर है। हामी भर दी रागिनी को। समीर प्लीज़ आज तुम रिया को स्कूल के बाद पिक कर लोगे? मेरी आज एक ज़रूरी क्लाइंट मीट है। ज़रूर मैडम, समीर ने चाय पीते हुए धीरे से जवाब दिया। लौट आई है बेला, वही पुरानी वाली, बनारस के घाटों से ज़िंदगी के मायने को खोजती, आज मुंबई जैसे माया नगरी में रहने वालों के चेहरों में ज़िंदगी को तलाशती है। सच ही कहा है किसी ने, इस माया नगरी में हज़ारों की भीड़ अपनी आंखों में सपने लेकर आती है। किसी के सपने सच होते तो कोई इन्हीं में गुम हो जाता है। बेला तो किसी के सपने का हिस्सा बनकर आई थी और अब वो अपनी टैग लाइनों से लोगों को सपने बेचती है। एक ठंडी सांस लेकर बेला लिफ्ट से निकली, ऑफिस की लॉबी पार कर कैबिन की तरफ मुड़ी। बेला लुकिंग स्मार्ट, रश्मि के कॉम्प्लीमेंट को हंसकर स्वीकारा। आज तो रिया ने भी चलते हुए कहा था, माँ यू लुक गुड, और समीर ने मुस्कुराकर उसे देख सर हिलाया। यस शी इज़। सच अब समीर हवा के झोंके सा आता जाता नहीं है, थम सा गया है, पर कब तक? कुछ समय से लगा था जैसे जिंदगी संभल सी गई है। अब वह कैबिन के सामने रुकी और दरवाजे पर अपनी नेम प्लेट को धीरे से छुआ। बेला अनुकृति। अच्छा लगा माँ का दिया नाम। 5 साल गुजर गए, रागिनी से कॉफ़ी पर मिले। उस दिन चाय की शौकीन बेला ने कॉफ़ी के लिए हाँ भरी थी, ना जानते हुए कि आगे क्या होगा। अब बेला के शब्द थमते नहीं, मन ही मन शुक्रिया कहा उस कॉफ़ी के कप को। वाह, तो ये था बेला का 8वां शेड। जी। विधुरिता के किसी शेड से मिलता जुलता है बेला का कोई शेड? हाँ, मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने कहीं अपने अंदर अपने को वापस खोजने की जो एक चाह थी मेरी बम्बई आकर, उससे इस कहानी को जोड़ा है। तो क्यों ना उस खोज की तरफ चलें और सबसे पहले विधुरिता का पहला अध्याय देखें। आपने कहा है भिलाई आपका शहर हाँ, था, मेरा तो शहर। उसके बारे में बताइए कुछ। मेरे पिताजी वहाँ पे इंजीनियर थे। मेरी पैदाइशी भी भिलाई में हुई है और स्कूल मैं वहाँ से करके फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी पढ़ने, और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। और स्कूल के ज़माने में ये था कि मुझे बहुत शौक़ था लिखने का, और वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में मैं काफ़ी हिस्सा लिया करती थी, और काफ़ी शायद थोड़ी सी दबंग किस्म की लड़की थी उन दिनों। पर कुछ कारणों से थोड़ी ज़िंदगी की जो राह थी वो थोड़ी बदल गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस में किया, वहाँ से फिर शादी हो गई। फिर शादी के बाद एक दूसरी जर्नी मेरी शुरू हो जाती है। मैं महाराष्ट्र के बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में रही और मैंने अपना पूरा समय अपने परिवार, अपने दोनों बच्चों को बढ़ाने में लगा दिया। फिर करीबन 1991 में हम लोग सब बम्बई आ गए, और यहाँ आके मुझे लगा कि ये शहर इतना बड़ा है, यदि यहाँ पे मैं कुछ ना करूँ तो बिल्कुल अपने आप को खो दूँगी। तो मैंने अपने आप को एक रीइन्वेंट करने की कोशिश की। किस तरह से? तो यूँ था कि एक बार एक वॉक इन इंटरव्यू का ऐड देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया का निकला था, जिसमें उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की मांगी थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, कोशिश की जाए। तो उस इंटरव्यू में चली गई और मुझे काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ी थी इस इंटरव्यू को जाने के लिए, क्योंकि अब तक तो मैं बिल्कुल माँ और पत्नी वाला रूप अपना देखा था। मैंने कहा कहाँ जाके कैसे अपने आप को इससे आगे निकालूं। हाँ। तो इंटरव्यू फेस किया और काफ़ी अच्छा गया,
और मेरा सिलेक्शन भी हो गया एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो बस ये एक मेरी जर्नी थी। उसके बाद अब फिर वापस मैं अपने आप को फिर से री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही क्या हूँ। बात है। वाह विधुलिता, आपकी जो जर्नी है वो बहुत सारी हजारों लाखों महिलाओं की जर्नी है, जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी का एक अलग रूटीन है, पति है, बच्चे हैं, घर है, बच्चों की परवरिश है, फिर उनकी पढ़ाई है, फिर वो बड़े हो गए हैं, और जब तक उन्हें अपने बारे में सोचने की फुर्सत मिलती है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपको ये सोते से जगाने का काम ये किसी ने किया, या आपको लगा कि बस अब तो मुझे अपने लिए कुछ करना ही है, या अब ये मेरा वक्त है, अब ये मेरे लिए ये समय है और मैं कुछ करना चाहती हूँ? नहीं, इसमें मुझे ज़रूर थोड़ा सा धक्का पीछे से मारा मेरी बड़ी बहन ने, जो खुद करियर उनकी बहुत अच्छी रही है, करियर ग्राफ बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने थोड़ा धक्का दिया। और जैसे मैंने मेंशन किया था, मेरी जो मित्र हैं बचपन की, जयंती रंगनाथन, वो उस वक्त धर्मयुग से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि विदुरिता तुम मेरे लिए लिखना शुरू करो। तो थोड़ी बहुत मैं फ्रीलांसिंग, मतलब उस वक्त तो नौकरी शुरू नहीं की, तो उनके लिए लिखती थी। तो ये कहूँगी कि इन दो इंसानों का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, मुझे वापस एक दिशा की तरफ ठेलने में। बहुत अच्छी और बात। डेफिनेटली फिर घर से भी सपोर्ट रहा अच्छा। तो इस वजह से भी नौकरी कर पाई, नहीं तो 2 बच्चे हैं मेरे, उनको भी बढ़ा रही थी साथ में। बिल्कुल। और मैं एक सवाल और, क्योंकि मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत आपके बारे में, कि आपकी जब शादी हुई तो आप सिर्फ ग्रेजुएट थी। बिल्कुल। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जब आप नौकरी करने गई तो ग्रेजुएट थी। जी हाँ। तो पर बाद में चल के आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया। तो वो कब किया? वो मैं बम्बई आने के बाद, पर उसकी कहानी भी शुरू हो गई थी नागपुर से, क्योंकि हम लोग नागपुर में पोस्टेड थे। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि देखो तुम पढ़ लो आगे, और तुम हिंदी में सोचती हो तो शायद हिंदी लिटरेचर पे कुछ करना चाहोगी तो करो। उन्होंने इनफैक्ट मेरा एडमिशन नागपुर यूनिवर्सिटी में कराया भी था एज ए डिस्टेंस स्टूडेंट के हिसाब से। बट तब यूँ हुआ कि मेरा छोटा बेटा होने वाला था, तो मुझे वहीं पे उस चीज़ को छोड़ना पड़ा। फिर जब बम्बई लौट के हम लोग काफ़ी सालों बाद 91 में आए, तो ये भी मेरे हस्बैंड का ही था कि आप करिए, पढ़िए वापस जाके। तो उन्होंने, मैं कहती हूँ कि श्रेय तो उन्हें जाएगा कि एमए कराने का उनका पूरा। तो एमए आपने बहुत साल बाद किया? बहुत, मतलब समझ लीजिए कि 92 पे मैंने किया, और 81 में मैं ग्रेजुएट हुई थी। तो समझ लीजिए 10-11 साल का गैप है बीच में। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद मेरी एक मित्र ने कहा कि तुम आकांक्षा में क्यों नहीं पढ़ाती हो? आकांक्षा क्या है? आकांक्षा एक एनजीओ है जो बच्चे म्यूनिसिपल स्कूल जाते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और उनको फिर बाद में थोड़ा और पुश करने के लिए दोपहर के वक्त ये क्लासेस लगती हैं। तो आप जो सब्जेक्ट आप चूज़ करिए, आप पढ़ाना चाहते हो। तो मैंने हिंदी पढ़ाया उन लोगों को, और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हिंदी मीडियम के द्वारा अपनी परीक्षा दे रहे थे। 10वीं के बच्चे थे ये। तो फिर वो जो हमारे कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने ये भी पूछा कि तुम इन्हें हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स पढ़ा सकती हो? तो मैंने कहा मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, पर ठीक है मैं पढ़ूंगी। फिर उसे ट्रांसलेट करती थी हिंदी में, फिर उन बच्चों को पढ़ाती थी। और वो उस साल का जो स्टूडेंट पूरा ग्रुप था, सब 80% से ऊपर के मार्क्स से पास हुए थे। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि 30 शेड्स ऑफ बेला का आखिरी अध्याय क्या था, क्योंकि वो कहानी तो पढ़ने की चीज़ है। वो हम आपसे क्लाइमेक्स का जो रहस्य है वो क्यों छीन लें, वो हम खुद पढ़ेंगे। पर विधुरिता का अगला अध्याय क्या होगा? एक पूरी कहानी लिखना चाहती हूँ अपने आप। मतलब ये तो एक एपिसोड लिखा था, पर एक मैं पूरी कहानी लिखना चाहती हूँ, और देखती हूँ कैसे होगा। पर हाँ, लिखने की मेरी बहुत चाह है। क्या बात है। तो रेडियो मंजिल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Cineinc.com